डालमिया नगर इंडिया के सबसे पुराने इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स में से एक, जो उस बिहार की जमीन पर बसाया गया जहां आज इंडस्ट्रीज के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। एक दौर था जब डालमिया नगर की फैक्ट्रीज में 22,000 लोग काम किया करते थे और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया था एक इंसान की वजह से, जिसका नाम था रामकृष्ण डालमिया। एक ऐसा इंसान जिसका नाम ब्रिटिश राज में भी तबे जुबान से ली जाती थी। जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस दौर में ही उन्होंने इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप खड़ा कर दिया था। उनके पास अपना बैंक था, अपना न्यूज़पेपर था, सीमेंट और स्टील का बड़ा एम्पायर था, शुगर मिल्स थी, इंश्योरेंस कंपनी थी, केमिकल फैक्ट्रीज थी, खुद का एयरक्राफ्ट था, अपनी रेलवे लाइन थी और यहाँ तक कि अपने नाम पर एक पूरा शहर भी बसाया था। जब देश में आजादी के नारे लग रहे थे, तब रामकृष्ण डालमिया अपना बिजनेस बना रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनकी सीमेंट फैक्ट्री का इनॉग्रेशन किया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके पेपर मिल का। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रामकृष्ण डालमिया, जिन्होंने ये सारा एम्पायर खड़ा किया, उन्हें जेल जाना पड़ा। उनके अपने ही परिवार के लोग उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने लगे और धीरे धीरे डालमिया फैमिली कई टुकड़ों में बट गई। उनके सारे बिजनेसेस के डाउनफॉल शुरू हो गए और डालमिया नगर में जितनी भी फैक्ट्रीज थी, वो सभी माफिया अटैक्स, लेबर स्ट्राइक्स और पॉलिटिकल दुश्मनी की वजह से एक एक कर बंद होती चली गई और जो शहर कभी इंडस्ट्री से गुलजार हुआ करता था, वो वीरान और खामोश हो गया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्या इसकी वजह आर.के. डालमिया की नेहरू से दुश्मनी थी, या जिन्ना से दोस्ती, या फिर कोई और वजह थी? आइए इस वीडियो में जानते हैं डालमिया ग्रुप के राइज एंड फॉल की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 7 अप्रैल 1893 को, जब राजस्थान के एक छोटे से गांव चिड़ावा में एक गरीब परिवार में रामकृष्ण डालमिया का जन्म हुआ। 18 साल की छोटी उम्र में ही उनके पिता की डेथ हो गई और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। हालांकि पिता का एक छोटा सा मनी लेंडिंग का बिजनेस था जिसे वो संभालना शुरू किए, लेकिन धीरे धीरे गोल्ड और सिल्वर के ट्रेडिंग का भी काम शुरू कर दिए, जिसमें उनके मामा ने उनकी काफी मदद की। लेकिन तब तक वो अपना गांव छोड़कर कोलकाता शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि वहां उन्हें बिजनेस की अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी। जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उसी दौरान एक पंडित ने उन्हें एडवाइस दी कि वो सिल्वर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करें और इस एडवाइस को सीरियसली लेते हुए डालमिया ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सिल्वर के एक बड़े ट्रेड में दांव लगा दिया। उनकी किस्मत बड़ी अच्छी निकली और इस ट्रेड से उन्हें तगड़ा प्रॉफिट हुआ और इसी प्रॉफिट से नींव पड़ी डालमिया ग्रुप के एक विशाल बिजनेस एम्पायर की। ये दौर था साल 1920 के आसपास का, जब रामकृष्ण डालमिया ने अपने भाई जयदयाल डालमिया के साथ मिलकर कोलकाता में कमोडिटी ट्रेडिंग की शुरुआत की और जब धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा तो उन्होंने इसे एक्सपेंड करने का फैसला किया और इसके लिए उन्होंने बिहार को चुना। दरअसल बिहार को सेलेक्ट करने के पीछे की वजह ये थी कि डालमिया जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते थे, जैसे शुगर, पेपर, सीमेंट, स्टील और केमिकल्स, उन सब के लिए बिहार एक परफेक्ट स्टेट था, क्योंकि वहाँ गन्ने की जबरदस्त पैदावार थी, मिनरल्स भी भरपूर थे और सस्ते लेबर्स की भी कोई कमी नहीं थी। फिर क्या था, 1930 के दौर में बिहार के दानापुर में एक शुगर मिल को स्टैब्लिश किया गया और फिर 1932 में ही बिहार के बिहटा में साउथ बिहार शुगर मिल्स लिमिटेड के नाम से इंडिया की सबसे बड़ी शुगर मिल की भी शुरुआत कर दी गई। फिर इसके बाद सारण, रामपुर और चंपारण में भी कई शुगर मिल्स स्टार्ट किए गए। दोस्तों, रामकृष्ण डालमिया की पर्सनल लाइफ भी काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने 6 शादियां की थी। क्यों की थी और इसके पीछे की वजह क्या थी, ये हम आगे जानेंगे। फिलहाल अभी हम फोकस करते हैं उनके बिजनेस एम्पायर पर। 1932 में ही जब डालमिया बिहार में अपने बिजनेस को तेजी से एक्सपेंड कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने अपनी बेटी रमा डालमिया की शादी शांति प्रसाद जैन से कर दी, जो एक बहुत ही रईस और फेमस जैन फैमिली से ताल्लुक रखते थे। लेकिन शादी के बाद डालमिया ने जैन फैमिली को भी अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया और यहीं से शुरुआत हुई डालमिया जैन ग्रुप की। दोस्तों, डालमिया का एम्पायर जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, उनके लिए किसी भी इंडस्ट्री में घुसना और उसे तबाह कर देना कोई बड़ा काम नहीं था, लेकिन इस लेगेसी को संभालना और उसे सस्टेन करना भी आसान नहीं था। इसलिए डालमिया ने सोचा कि क्यों न हम भी विदेशों की तर्ज पर एक हाईटेक टाउनशिप डेवलप करें और अपने सारे बिजनेस को वहीं से कंट्रोल करें। फिर क्या था, बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी के किनारे डेहरी ऑन सोन में लगभग 3800 एकड़ की जमीन खरीदी गई और नींव रखी गई रोहतास इंडस्ट्रीज की। लेकिन दोस्तों, अगर आज की बात की जाए तो आज हर बिजनेस ओनर की सबसे बड़ी टेंशन क्या है? अलग अलग कामों के लिए अलग अलग ऐप्स का होना। एक ऐप से सेल्स, दूसरे से अकाउंटिंग और तीसरे से इन्वेंट्री, सब कुछ बिखरा हुआ। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है ओडू ने, वो भी बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर। और जल्द ही आ रहा है उनका ओडू कम्युनिटी डे 2025, एक ऐसा इवेंट जो सिर्फ सॉफ्टवेयर का नहीं बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा टेक एंड बिजनेस फेस्ट है।
13 और 14 अगस्त को गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में जुटेंगे 20,000 से भी ज्यादा लोग, बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स एंड टेक लवर्स। और दोस्तों यहाँ ओडू के नए वर्जन ओडू 19 के नए फीचर्स लाइव डेमो के साथ रिवील होंगे। साथ ही 200 से ज्यादा टॉक्स और 200 प्लस बूथ्स के एक्सपोजर के साथ ही मास्टर क्लास, डीप इंडस्ट्री टॉक्स, ओडू विलेज और नाइट में म्यूजिक, फूड एंड पार्टीज भी। और हाँ, फाइनेंस विद शरण और थिंक स्कूल के गणेश जैसे क्रिएटर्स भी यहाँ होंगे। अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं जिसे ये सब जानना चाहिए तो उसे टैग जरूर कीजिएगा। और अगर आप खुद कोई बिजनेस चला रहे हैं या शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये इवेंट मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस नहीं होगी बल्कि रियल सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। एंट्री फ्री है, बस रजिस्टर करना है। तो फिर देर किस बात की, अभी रजिस्टर करिए और बनिए इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस इवेंट का हिस्सा। डेहरी ऑन सोन के आसपास के इलाके को एक मॉडर्न टाउनशिप की तरह डेवलप किया जाने लगा। आप उनके विजन और विरासत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ स्कूल, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, क्लब और गार्डन सब कुछ बनाया गया। यहाँ तक कि 20,000 एम्प्लॉइज के लिए सर्वेंट क्वार्टर भी बनाए गए। और सिर्फ यही नहीं, उस टाउनशिप के अंदर शुगर फैक्ट्री, पेपर मिल, सीमेंट प्लांट, केमिकल प्लांट, प्लाईवुड फैक्ट्री और वनस्पति प्लांट के अलावा तमाम और भी बिजनेसेस शुरू किए गए। और यहीं पर उनका हेड ऑफिस भी बनाया गया, जहां से वो पैन इंडिया ऑपरेशंस को कंट्रोल करते थे। और जब ये टाउनशिप एक शेप लेने लगा तो इसका नाम दिया गया डालमिया नगर। डालमिया का कद उस वक्त इतना बड़ा हो गया था कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने उनकी सीमेंट फैक्ट्री और 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके पेपर मिल का इनॉग्रेशन किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ अपने टाउनशिप की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने 12 मेगावाट का अपना पावर हाउस भी बनाया। और अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट के लिए उन्होंने डालमिया नगर के पास ही एक छोटा सा एयरफील्ड भी डेवलप किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि डालमिया जैन ग्रुप ने अपने बिजनेस को सिर्फ डालमिया नगर तक ही सीमित रखा। 40s के दशक में उन्होंने बिजनेस को इस कदर एक्सपेंड किया कि वो जमशेदजी टाटा और घनश्याम दास बिरला की बराबरी करने लगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ पंजाब नेशनल बैंक, भारत बैंक और भारत इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया। 1940 में जब इंडिया की सीमेंट इंडस्ट्री पर एसीसी का दबदबा था, उस वक्त डालमिया ने न सिर्फ बिहार के डालमिया नगर और शांति नगर में बल्कि तमिलनाडु, हरियाणा और पाकिस्तान के डंडोत में भी सीमेंट प्लांट्स शुरू करके उनकी मोनोपोली को भी खत्म कर दिया। फिर आया साल 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और इंडिया में आजादी की लड़ाई जोरों पर थी। लेकिन उस वक्त भी आर.के. डालमिया नए नए तरीकों से अपना नेटवर्थ बढ़ा रहे थे। हुआ यूं कि जब वार के बाद अमेरिका में मंदी आई तो डालमिया ने मौके को पहचान कर 50,000 अमेरिकन व्हीकल्स स्क्रैप के रेट पर खरीद लिया। और इन गाड़ियों को उन्होंने एलन बेरी एंड कंपनी की वर्कशॉप्स में रिफर्बिश कराकर दोबारा बेचना शुरू कर दिया। इस डील से उन्हें काफी तगड़ा फायदा हुआ। और दोस्तों, इसी दौरान डालमिया ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने इंडियन नेशनल एयरवेज लिमिटेड को भी खरीद लिया और उसका नाम बदलकर डालमिया जैन एयरवेज रख दिया। अब उनका बिजनेस सिर्फ जमीन पर ही नहीं, हवा में भी उड़ान भरने लगा। फिर आया साल 1946। देश आजादी की दहलीज पर खड़ा था और डालमिया ग्रुप भी फ्रीडम मूवमेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था। गांधी जी, नेहरू जी और जिन्ना जैसे बड़े नेता आर.के. डालमिया के सीधे संपर्क में थे। लेकिन दोस्तों, जब भी बिजनेस में राजनीति घुसती है तो नुकसान ही होता है। शायद उस वक्त डालमिया साहब ये समझ नहीं पाए और अपने प्रभाव को और बढ़ाने के लिए उन्होंने उस समय के सबसे बड़े मीडिया हाउस बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड को खरीद लिया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया को पब्लिश करता था। लेकिन इसी एक्विजिशन के बाद डालमिया की कहानी में एक भूचाल आने वाला था। आजादी का साल था 1947। आर.के. डालमिया इंडिया के कुछ गिने चुने इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट में शामिल थे। वो गांधी जी के आदर्शों का सम्मान करते थे और मोहम्मद अली जिन्ना के भी काफी अच्छे दोस्त थे। लेकिन धार्मिक रूप से वो एक कट्टर हिंदूवादी सोच रखते थे। पर पंडित नेहरू से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। दरअसल डालमिया साहब नेहरू की नीतियों और उस वक्त शुरू हुए लाइसेंस राज के सख्त खिलाफ थे। यही वजह थी कि उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे पावरफुल न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करते हुए नेहरू की नीतियों पर खुलकर हमला बोलना शुरू कर दिया। लेकिन यही बात उनके अपने घर में मतभेद की वजह बनने लगी। डालमिया और जैन फैमिली जो एक साथ बिजनेस संभाल रहे थे, उनके बीच राजनीतिक दखल को लेकर टकराव शुरू हो गया। जैन फैमिली चाहती थी कि बिजनेस को राजनीति से दूर रखा जाए और कंपनी में उनके कंट्रोल को भी बढ़ाया जाए। धीरे धीरे रिश्तों में दरार इतनी गहरी हो गई कि साल 1948 में शांति प्रसाद जैन ने डालमिया साहब से कारोबार अलग करने की बात कह दी। दोनों के बीच आपसी सहमति से कंपनी का बंटवारा हुआ।
टाइम्स ऑफ इंडिया भारत बैंक और भारत इंश्योरेंस जैन ग्रुप के पास चले गए। वहीं रोहतास इंडस्ट्रीज, पंजाब नेशनल बैंक और बाकी बिजनेस डालमिया साहब ने अपने पास रखे। साथ ही उन्होंने अपनी सीमेंट कंपनी डालमिया सीमेंट अपने भाई जयदयाल डालमिया को सौंपकर उन्हें भी बिजनेस से अलग कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस डिवीजन का कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ और इसकी वजह ये मानी जाती है कि उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, टैक्स लायबिलिटीज और बिजनेस ट्रांजैक्शंस सही तरीके से मेंटेन नहीं किए गए थे। फिर आया 50s का दौर, जब नेहरू जी देश के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा कहीं न कहीं थी कि डालमिया गलत तरीके से पैसे बना रहे हैं। उसी दौरान सामने आए इंदिरा जी के हस्बैंड फिरोज गांधी, जिन्हें डालमिया के खिलाफ छानबीन में कुछ ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स मिल गए थे जिसे लेकर वो सीधे पार्लियामेंट पहुंच गए और डालमिया ग्रुप के ऊपर उन्होंने पब्लिक फंड्स के मिसयूज और इंश्योरेंस कंपनीज के पैसों से निजी खरीदारी जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। नेहरू जी को अब इससे बेहतर मौका क्या मिल सकता था। उन्होंने फौरन डालमिया के खिलाफ एक हाई लेवल इंक्वायरी बैठा दी। जांच में पाया गया कि डालमिया जैन ग्रुप के प्रमोटर्स ने पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, बैंक्स और इंश्योरेंस फर्म के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया था। इसलिए साल 1955 में आर.के. डालमिया को फ्रॉड, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड पब्लिक फंड्स के मिसयूज के अपराधों में 2 साल की सजा सुनाई गई। इस घटना से जहां कंपनी की इमेज को काफी डेंट लगा, वहीं शांति प्रसाद जैन उन सभी कंपनीज पर ओनरशिप हासिल करने लगे जहां पर उनका प्रभाव था। भारत इंश्योरेंस, पंजाब नेशनल बैंक, भारत बैंक और बेनेट कोलेमैन जैसी कंपनीज जैन ग्रुप के कंट्रोल में आ गई। हालांकि बाद में उनके इंश्योरेंस और बैंकिंग बिजनेस को तो गवर्नमेंट ने नेशनलाइज्ड कर दिया, लेकिन बेनेट कोलेमैन यानी टाइम्स ऑफ इंडिया आज भी जैन ग्रुप के पास है और यह इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया कांग्लोमरेट बना हुआ है। खैर, वापस 1958 में चलते हैं। रामकृष्ण डालमिया जब जेल से वापस आते हैं तो उन्हें सब कुछ बदला हुआ मिलता है। वो अपनी कंपनीज को फिर से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें ये फील होता है कि शांति प्रसाद ने उन्हें चीट किया है। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं थे। उम्र 65 पार कर चुकी थी और कानूनी लड़ाई में जैन फैमिली से जीतने की कोई ठोस उम्मीद भी नहीं बची थी। इसलिए धीरे धीरे वो बिजनेस और पब्लिक लाइफ दोनों से दूरी बनाने लगे, जैसे किसी दौर का शेर अब अकेला और शांत हो चला हो। लेकिन दोस्तों, शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आर.के. डालमिया की 6 शादियां हुई थी, तो सवाल उठता है कि उनके बेटे कहाँ थे। असल में डालमिया साहब की जिंदगी का एक दूसरा बेहद इंटरेस्टिंग पहलू ये था कि उन्हें शाही अंदाज में जीना बेहद पसंद था। महलों जैसी कोठियां, रॉयल ठाठ और राजाओं वाली जिंदगी, यही उनका स्टाइल था। उन्होंने 6 शादियां की, कुल 18 बच्चे हुए, जिनमें 7 बेटे भी थे। लेकिन अफसोस कि उनके बेटे उस काबिल नहीं बन सके कि अपने पिता की विरासत को संभाल पाते। इस वक्त डालमिया एम्पायर 3 टुकड़ों में बढ़ चुका था। एक हिस्सा जैन फैमिली के पास चला गया। सीमेंट का कारोबार उनके भाई जयदयाल डालमिया के हाथों में था और बाकी बिजनेस जैसे शुगर मिल्स, पेपर, स्टील, वनस्पति और केमिकल्स अभी भी आर.के. डालमिया के कंट्रोल में थे। और देखा जाए तो इनका सबसे बड़ा हिस्सा था बिहार के डालमिया नगर में मौजूद रोहतास इंडस्ट्रीज। लेकिन जब उनके बेटे बिजनेस को संभालने आए तो उनके सामने एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी होती चली गईं। हालात पहले जैसे नहीं थे। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की हालत बुरी होती जा रही थी। लेबर यूनियन की स्ट्राइक्स, ऊपर से नक्सल मूवमेंट का साया, जैसे पूरा सिस्टम ही ध्वस्त हो रहा था। सरकार की टाइट नीतियां, लाइसेंस राज की बंदिशें, सबने मिलकर काम करना लगभग इम्पॉसिबल सा बना दिया था। मशीनें पुरानी और आउटडेटेड हो चुकी थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन गिरने लगा और सैलरी देने में देरी होने लगी। स्किल्ड एम्प्लॉइज एक एक करके डालमिया नगर छोड़ने लगे और रही सही कसर बिजली विभाग ने निकाल दी जब बकाया बिल की वसूली के लिए फैक्ट्रीज की बिजली को काट दिया गया। डालमिया का 12 मेगावाट का पावर हाउस अकेले बिजली की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी। स्टील मिल्स में फर्नेस बंद हो गए, पेपर मिल्स की मशीनें रुक गईं और सीमेंट का प्रोडक्शन ठप हो गया। हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए और फिर साल 1978 में जब आर.के. डालमिया की डेथ हुई, तब तक रोहतास इंडस्ट्रीज के ज्यादातर प्लांट्स बंद हो चुके थे। उनके जाने के बाद परिवार के अंदर प्रॉपर्टी को लेकर विवाद भी शुरू हो गया और 90s आते आते डालमिया नगर पूरी तरह वीरान हो गया। लेकिन दोस्तों, आर.के. डालमिया की फैमिली में उनके भाई जयदयाल डालमिया ही वो इंसान थे जिन्होंने खानदान की विरासत को आगे बढ़ाया। उन्होंने जब सीमेंट का बिजनेस अपने हाथों में लिया था तो डालमिया भारत ग्रुप के नाम से एक नई कंपनी की शुरुआत की थी और आज वही कंपनी इंडिया की 4th लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि रामकृष्ण डालमिया की कौन सी ऐसी गलती थी जिसने उनके पूरे एम्पायर को मिट्टी में मिला दिया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।